Important and mostly repeated questions. Question number 36. The parallel sides of a trapezium are 25 cm and 13 cm, and its known parallel sides are 10 cm each. Find the area of the trapezium. सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइडेड फिगर, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल. एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो नॉन पैरेलल होता है. ठीक है, तो हमने ये ट्रेपेजियम ले लिया, ये हो गया ए बी सी डी. ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल हैं. ठीक है, तो पैरेलल साइड्स हैं 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. तो ए बी को मैंने नेम दे दिया, ए बी ले लिया मैंने 25 सेंटीमीटर क्योंकि ये बड़ा है, डी सी 13 सेंटीमीटर. नॉन पैरेलल साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर ईच, ए डी भी 10 है और बी सी भी 10 सेंटीमीटर है. अब मैंने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? हाफ इंटू हाइट विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला होता है. अब सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ, हाइट हमारे पास है नहीं, हाइट क्या कौन सी चीज़ होती है वो भी बताती हूँ मैं. और पैरेलल साइड का सम कितना हो गया, यानी ए बी और डी सी का सम, ए बी प्लस डी सी. ये दोनों साइड्स तो हमारे पास हैं, लेकिन हाइट नहीं है. हाइट हम किसे लेंगे? हाइट हम लेंगे जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हाइट कहलाती है. ठीक है, ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हाइट होगी, चाहे वो सी वर्टेक्स से गिरे चाहे वो डी वर्टेक्स से आए ए बी पर. ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालनी है हाइट, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम. अब हाइट निकालने के लिए मैंने सबसे पहले सी से एक लाइन ड्रॉ करी ए डी के पैरेलल, ये बन गई. ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया ए सी एफ. थ्रू सी ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए डी, जो ए डी के पैरेलल है. तो ए डी अगर 10 है तो सी एफ भी 10 हो गई. डी सी और ए बी तो पैरेलल थी, अब ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो गई, तो ये अनदर पेयर जो है ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए एफ भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा. इस तरह से ए एफ सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया जिसके अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं. ठीक है, अब मैंने सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया एफ बी पर या ए बी पर. ठीक है, ये जो है ये हाइट होगी, ये बीचों बीच गिरता है, ये थोड़ा सा मेरा साइड में आया है, इसको आप याद रखना. जो ई है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ बी, एफ बी का मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी ई परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर, ये 90 डिग्री पर है. ये एफ बी पर देख लो आप, एफ बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ एफ बी, एफ बी का मिड पॉइंट है. इट मीन्स एफ ई मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है. एफ ई किसके इक्वल है? ई बी के, और ये दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एफ बी. एफ ई इक्वल टू ई बी और ये दोनों एफ बी के हाफ हैं. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ बी. एफ बी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? ए बी हमें पूरा गिवन है 25 सेंटीमीटर, ए एफ गिवन है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एफ बी कितना हो जाएगा? ए बी माइनस ए एफ. ए बी 25 सेंटीमीटर माइनस ए एफ 13 सेंटीमीटर, तो एफ बी आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. अब एफ बी 12 है तो एफ ई और ई बी कितना होगा? एफ ई और ई बी क्या है? हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ एफ बी. तो हाफ ऑफ एफ बी है 12, तो इट मीन्स 6 सेंटीमीटर.
एफ ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिया, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, सी ई बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, सी ई एफ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल सी ई एफ, इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल देना आप, राइट एंगल ट्रायंगल सी ई एफ, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ये जो है ये परपेंडिकुलर था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, सी ई एफ, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, सी एफ, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ये मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। सी एफ हमें गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर, सी ई गिवन है नहीं है, गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि ये ही जो ट्रेपीजियम है उसकी हाइट है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये हाइट है, प्लस एफ ई हमने फाइंड कर ली, एफ ई कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, 10 10 जो 100, सी ई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो सी ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36, सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 64, तो सी ई कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 सेंटीमीटर। सी ई मैंने फाइंड कर लिया, जो हाइट है ट्रेपीजियम की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास हाइट भी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी हैं, ए बी और डी सी दोनों चीज़ें, तो हम सम निकाल सकते हैं। अब हम लगा देते हैं एरिया, ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 13 प्लस 25, 2 से कट कर दिया 4 मल्टीप्लाई 13 प्लस 25 38, 8 4 जा 32, कैरी 3 4 जा 12 15, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। क्वेश्चन 37, इन द गिवन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं, एंड एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, एंगल बी पी क्यू ये गिवन है हमें 110 डिग्री, पी आर एंड क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू एंड सी क्यू पी। इस पूरे एंगल ए पी क्यू का बाइसेक्टर है पी आर और सी क्यू पी का बाइसेक्टर है क्यू आर, ठीक है। और ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है आर, यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब बाइसेक्टर का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे ये एक एंगल है, ये एक बाइसेक्टर इस एंगल का, इसका मतलब ये पूरा एंगल ए बी सी जो था, और अगर मैं बी डी को बाइसेक्टर कहूँ तो बी डी जो है, ये बी डी जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी सी को दो इक्वल एंगल्स में बांटती है, ये और ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब होता है बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। इसी तरह से पी आर या आर पी जो बाइसेक्टर है, पी आर जो बाइसेक्टर है एंगल ए पी क्यू का, ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, दो इक्वल एंगल्स में, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको मैं 1 और 2 भी दे सकती हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू। इसी तरह से अगर इसको भी मैं लिख सकती हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज क्यू आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्यू पी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। एंगल ए पी हमें गिवन है एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री।
लीनियर पेयर, ए भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा लीनियर पेयर। बी पी क्यू हमें 110 डिग्री गिवन है, तो इससे मैंने निकाल लिया एंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, ये मैंने ए पी क्यू निकाल लिया। अब पूरा ए पी क्यू अगर 70 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए पी क्यू। एक पूरी चीज़ को आप दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या क्या होगी, होल का हाफ होगी। ठीक है, तो ए पी क्यू हमारे पास 70 है, तो 70 का हाफ 35 डिग्री, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या कितने आ गए, 35 डिग्री आ गए। ठीक है, अब आगे ये एंगल बी पी क्यू और सी क्यू पी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। ठीक है, बी पी क्यू कितना गिवन है 110, तो सी क्यू पी भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सी क्यू पी हमारे पास आ गया पूरा 110 डिग्री। सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी इज 110 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी क्यू पी। सी क्यू पी के हाफ है, तो 110 का हाफ कितना हो गया 55 डिग्री। मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 कितने डिग्री के, 55 डिग्री के। ठीक है, अब हमने एंगल 2 भी मालूम है, एंगल 4 भी मालूम है। अब मैंने ले लिया ट्रायंगल इतना इतना, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी आर क्यू, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में मैंने लिया, इस वाले में, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी आर क्यू, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री, एंगल 4 हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री, पी आर क्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एक ही एंगल मिसिंग है, इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि पी आर क्यू आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब पी आर क्यू ये वाला एंगल और एंगल एक्स जो एक्स है, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी 90 डिग्री। पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों ही कितने के हो गए 90 डिग्री के, तो एक्स भी हो गया 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन 38, कोमल बायज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹96,000. She sells 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should she sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole transaction? हमें गिवन है CP of the land, CP of एंटायर लैंड, पूरे लैंड का जो CP है, लैंड कह लो या प्लॉट कह लो, वो है ₹96,000। ठीक है, अब इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि उसने 2/5 पार्ट जो है उसको 6% लॉस पे बेचा। एट व्हाट गेन परसेंट शुड सी सेल द रिमेनिंग पार्ट, बाकी पार्ट को वो कितने गेन परसेंट पे बेचे ताकि पूरे होल ट्रांजेक्शन पे 10% गेन हो। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो दे रखा है
ओवरऑल गेन परसेंट जो है वो है, जो पूरे लैंड पे होना चाहिए वो है 10%। तो एंटायर लैंड का सीपी गिवन है और ओवरऑल जो गेन है वो गिवन है 10%। तो हम टोटल एसपी जो होगा लैंड का या एसपी ऑफ एंटायर लैंड जो होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने फाइंड किया एसपी ऑफ एंटायर लैंड, दिस इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी, सॉरी सीपी की जगह सीपी लिख सकती थी मैं 96,000 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 10% प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो जोड़ देंगे तो बन जाएगा 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। तो एसपी आ गई एंटायर लैंड की, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 105,600 यानी 1,56,000, सॉरी 1,05,600, 1,56,000 ये हो गई एंटायर लैंड की एसपी, ठीक है। अब हमें बोला है सी सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%, इसको कैसे करेंगे। अब मैंने निकाला सीपी ऑफ 2/5 ऑफ लैंड, सीपी ऑफ एंटायर लैंड है ₹96,000, तो सीपी ऑफ 2/5 ऑफ लैंड कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ 96,000, तो ये आ गया ₹38,400, ठीक है। 2/5 लैंड का जो सीपी है वो है 38,400, इसको सेल किया इसने 6% लॉस पर, लॉस हमें गिवन है 6%, तो इसे कितने पे सेल किया होगा उसका हम एसपी निकाल सकते हैं, कितने पे सेल किया यानी सेलिंग प्राइस इसका निकाल सकते हैं 2/5 लैंड का। तो एसपी ऑफ 2/5 लैंड कितना हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर लॉस होता है तो 100 में से लॉस परसेंट माइनस करते हैं। सीपी 38,400, 100 माइनस 6 लॉस परसेंट 6 94 अपॉन 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, 384 मल्टीप्लाई 94 रुपीज़ 36,096, तो ये एसपी आ गया किसका 2/5 लैंड का, ठीक है। सीपी था 38,400 और एसपी हो गया 2/5 लैंड का 36,096। अब हम निकालेंगे सीपी ऑफ रिमेनिंग, सीपी ऑफ 2/5 लैंड तो हमें पता है, सीपी ऑफ रिमेनिंग लैंड, क्योंकि हमें रिमेनिंग लैंड जो है रिमेनिंग पार्ट जो है उसका गेन परसेंटेज बताना है, उसका गेन परसेंट निकालना है। तो पहले हमने उसकी सीपी निकाली, फिर हमने इसकी एसपी निकालेंगे। सीपी कितनी हो जाएगी, टोटल सीपी में से जो उसने 2/5 ऑफ लैंड की जो सीपी थी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सीपी ऑफ रिमेनिंग लैंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने माइनस करा तो ये आ गया 57,600, 57,600 रुपीज़। अब मैंने निकाल लिया एसपी ऑफ रिमेनिंग लैंड, एसपी कितना हो जाएगा टोटल एसपी, एंटायर एसपी हमने निकाला था ये, उसमें से जो 2/5 लैंड का जो एसपी है वो माइनस कर देंगे, तो ये आ गया ₹69,504, ठीक है। अब ये रिमेनिंग पार्ट का रिमेनिंग लैंड जो बचा है, रिमेनिंग लैंड जो है उसका सीपी आ गया और उसका एसपी आ गया। अब इन दोनों से हम निकाल देंगे प्रॉफिट, कि उसे कितने प्रॉफिट में बेचा रिमेनिंग पार्ट को, एसपी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है एसपी क्या है बड़ा है सीपी से बड़ा है, तो यानी प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, एसपी माइनस सीपी कर देते, 69,504 माइनस 57,600, तो प्रॉफिट आ गया 11,904 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। तो गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है,
प्रॉफिट या गेन सेम है, गेन या प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो गेन 11,904, CP कितना है इतने का 57,600 मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11904 डिवाइडेड बाय 576। आप इसे 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, ये 3 से रिड्यूस कर लें पहले। 3968। अब इसे और आगे रिड्यूस कर लेते हैं, 4 से 4 4 जो 16, 4 8 जो 32, 4 से रिड्यूस कर लिया, 4 9 जो 36, 4 9 जो 36, 4 2 जो 8, अगेन 4 से रिड्यूस कर लिया, 62/3। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, 23 या 60 प्लस 2, 20 एंड 2/3%। इतने गेन में, इतनी गेन परसेंटेज में उसने रिमेनिंग पार्ट को सेल किया। क्वेश्चन 39, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज ₹93। फाइंड द सम। कोई सम है, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है 10% पर एनम, रेट जो है वो है 10% पर एनम 3 ईयर के लिए, वो है ₹93। तो हमें सम जो है वो फाइंड करना है। सम गिवन नहीं है तो हमने ले लिया लेट द सम बी ₹P, प्रिंसिपल होता है तो P ले लिया, ठीक है। रेट गिवन है 10% पर एनम, और टाइम हम N से भी शो कर सकते हैं, T से भी, 3 ईयर्स, ठीक है। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N या T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, P को P रखेंगे, P लिया है हमने, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 3 ईयर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹3P अपॉन 10। फिर निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज P के बाद फिर हम बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर 1 + R अपॉन 100 होल टू द पावर N -1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P है, 1 + R है हमारे पास 10 अपॉन 100 की पावर होल टू द पावर 3 टाइम -1। इस 0 से ही 0 कैंसिल, 10 1 जो 10, अब एलसीएम आ गया 10, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा के यहाँ 10 आ जाएगा, 10 + 1 होल टू द पावर 3 -1। P 10 + 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर होल टू द पावर 3। 10 का क्यूब हो गया 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है। इससे आगे मैं यहाँ कैलकुलेट करती हूँ। P ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। अब आ गया 1000 एलसीएम, 1331 माइनस 1000, तो ये बन गया 1331 माइनस 1000 331। इसमें से माइनस कर दिया 331 अपॉन 1000। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ₹331P अपॉन 1000। अब बोला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹93। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹93। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा 331P
अपॉन 1000 रुपीज़ माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 93। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। एलसीएम आ गया 1000 को 10 से डिवाइड किया 100 की 3p से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 300p। ठीक है, अब 331p में से हमने 300p माइनस करा तो आया 31p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 93 और p की वैल्यू आ जाएगी 93। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया 1000, 31 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में आ गया। अब इसको हम 3 से कट कर सकते हैं। 31 3 जा 93 तो p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 रुपीज़ 3000। तो p हमने कैलकुलेट किया, जो हमें सम कैलकुलेट करना था प्रिंसिपल 3000 रुपीज़। क्वेश्चन 40 डिवाइड 3x विद इन ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस इन नेक्स्ट ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस x, इसको डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड बाय माइनस 2 प्लस 3x, इससे करना है तो ये क्या हो गया, डिविज़र। ठीक है, ये डिविडेंड है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हमारा इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले मैंने डिविडेंड लिख लिया, यहाँ पे क्यूब है, 3x क्यूब है। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस x, ये है डिविडेंड। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। पहले 3x से मैंने हर टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी, 3 5 जा 15 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब प्लस 3 3 जा 9 x क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर 4 प्लस 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई x। बाहर माइनस है तो अंदर के टर्म्स जो हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 है माइनस 8 हो जाएगा, माइनस x है प्लस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले x की पावर 4 ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर 15x क्यूब। अब लेते हैं स्क्वायर वाले नंबर, एक ही है माइनस 2x स्क्वायर, x वाले टर्म्स 6x प्लस x 7x, कांस्टेंट टर्म माइनस 8, ये क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अब ये पॉलिनोमियल जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर x, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब ये है डिविज़र माइनस 2 प्लस 3x, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले x वाला टर्म 3x, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए डिविज़र को हम यहाँ लिखते हैं और जो डिविडेंड है वो हमारा अंदर आ जाता है। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, पहला स्टेप, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 9x की पावर 4, उसको हम डिवाइड करते हैं डिविज़र के फर्स्ट टर्म से यानी 3x से। तो क्या आया, 3 3 जा 9 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, पावर जो है माइनस हो जाती है तो x की पावर 4 में से यहाँ नीचे क्या है x की पावर 1 है तो 4 माइनस 1 3x क्यूब, ये आ गया हमारा क्वोशिएंट जिससे हमें डिविज़र की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम डिविज़र की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9 x की पावर 4, फिर इसकी इससे करेंगे तो 3 3 जा 6 x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं डिविडेंड के नीचे 9 x की पावर 4 माइनस 6 x क्यूब। अब हम माइनस करते हैं, इस टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए हम जो नीचे वाले टर्म्स हैं इनके साइन चेंज करते हैं। प्लस 9x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 4 कैंसिल,
प्लस 15x³ प्लस 6x³ प्लस 15 प्लस 6 21x³। बाकी टर्म्स एज इट इज उतार लो। अब डिविडेंड का सेकंड स्टेप, अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 21x³, डिविजर का फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म चेंज होगा। तो 3 7 जा 21, x³ को x से डिवाइड किया तो एक पावर 3 में से बन गया 2, 7x² आ गया। तो ये बन गया हमारा क्वोशिएंट। अब इस क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई हमें करनी है डिविजर से। 7 3 जा 21, x³ x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, 7x² की -2 से मल्टीप्लाई करें 7 2 जा 14 x²। अब इसे डिविडेंड के नीचे लिख देते हैं 21x³ माइनस 14 x²। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। 21x³ माइनस 21x³ कैंसिल, -2 प्लस 14 -2x² प्लस 14x²। तो प्लस 14 -2 कितने बचेंगे 12, तो बचा 12x²। बाकी ये दोनों टर्म्स हमने नीचे उतार दी। अब थर्ड स्टेप, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 12x², डिविज़र का फर्स्ट टर्म 3x, 3 4 जा 12, x² को x से डिवाइड किया 2 में से बन गया 1, तो आ गया हमारे पास क्वोशिएंट 4x। क्वोशिएंट आ गया 4x, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने डिविज़र से। 4 3 जा 12x² माइनस 4 2 जा 8x। अब इसे यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, डिविडेंड के नीचे -8x। अब माइनस करना होता है तो हमें नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज करने होते हैं। प्लस 12x² माइनस 12x² कैंसिल, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म तो कैंसिल होगा ही होगा। अब प्लस 7x, अब ये -8 क्या बन गया प्लस 8x, तो कितना हो गया 15x। -8 हमने ऊपर से नीचे उतार दिया। अब फोर्थ स्टेप में फर्स्ट डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 15x और डिविज़र का फर्स्ट टर्म 3x, कितना आ गया x से x कैंसिल ओनली 5, तो क्वोशिएंट आ गया 5। 5 से हम डिविज़र की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15x, 5 2 जा 10 -10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15x माइनस 10। अब साइन चेंज, 15x माइनस 15x कैंसिल, -8 प्लस 10 कितने बचे 2 प्लस 2, ये क्या बचा हमारा, ये क्या आ गया रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्यों आ गया, क्योंकि जो डिविज़र है वहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 2, यानी अब यहाँ पर डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिविज़र से छोटी हो गई, तो अब ये हमारा रिमाइंडर बचा।